इसराइल ने तो जनाब बदमाशी की इंतहा कर दी। तमाम इंटरनेशनल नॉर्म्स को सेट असाइड करते हुए दोहा, कतर के दारुल हुकूमत कह रहे हैं, कतर का अहम तरीन शहर कह रहे हैं दोहा, वहाँ पर जो मुज़ाकरात चल रहे थे अमेरिका की सजेस्टेड उसके ऊपर सीज़ फायर के ऊपर गज़ा के अंदर, उसके अंदर ऑब्वियसली हमास के रहनुमा आए हुए थे और मीटिंग में गौर खौस बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो इसराइल ने सारे इंटरनेशनल लॉस को बालाए ताक रखते हुए अटैक किया है कतर के ऊपर। और कतर जो है हम जानते हैं कि वो बड़ा क्लोज अलाई है अमेरिका का भी, वहाँ पे अमेरिका के अड्डे रहे। दोहा में अटैक किया और बहुत दीदा दिलेरी से अटैक किया और इससे एक दफ़ा फिर गज़ा में और मिडल ईस्ट के अंदर जो पीस है वो बिल्कुल हैंगिंग इन द बैलेंस हो गया। और दूसरी बहुत बड़ी इंटरनेशनल खबर ऑब्वियसली नेपाल की है, उस पर ज़रूर बात करेंगे। बल्कि मैं शुरू में बात कर रहे थे नेपाल के अंदर जो है वो अवामी इंकलाब आया और नौजवानों का इंकलाब आया है। वहाँ नेपाल के प्राइम मिनिस्टर चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने थे ये। इन्होंने जो है वहाँ पे सोशल मीडिया पाबंदी लगाई, तो वहाँ जो बच्चे जो थे वो ज़्यादातर ऑनलाइन तालीम हासिल किया करते थे, वो निकले फिर बाहर। और उसके बाद उन्होंने बहुत बड़ा इंकलाब वहाँ यूँ बर्पा कर दिया कि मंडे को जो प्रोटेस्ट चला वो उसने आज जो है वो तख्ता उलट दिया। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर मजबूर होकर उन्होंने रिज़ाइन करना पड़ गया। ये आप देख सकते हैं, इसे कहते हैं जम्मे गफ़ीर, इसे कहते हैं अवाम जब अपने राइट्स के लिए निकलती है अगर उसको प्रॉब्लम हो। मेरा तो खैर प्रिंसिपली स्टैंस ये है कि पाकिस्तान में ऐसे हालात कभी हुए ही नहीं कि लोग बाहर निकले, वरना यहाँ तो मार्शल लॉज भी थे तो अवाम बाहर नहीं निकली। तो अगर अवाम जो है वो बेहिस अवाम भी नहीं है, बुज़दिल भी नहीं पाकिस्तान की, तो हम इसलिए कंपैरिजन ड्रॉ भी नहीं कर सकते। वहाँ पे हालात बहुत ख़राब होंगे तो वो निकल आए बाहर। यहाँ पे ऐसे हालात क्लेम्स करते रहते हैं इमरान खान साहब वगैरह कि जी निकलो, कानून उड़ गया, ये हो गया। लेकिन अवाम जो है जो कि आज़ाद बैठी हुई बाहर, जो जेलों में नहीं है, उनको नज़र आ रहा है उनके हालात अगर इतने ख़राब होते बाहर। खैर मैं नेपाल वापस जाऊँगा। तो नेपाल में इस लड़के की आप स्पीच सुनिए। ये स्पीच हुई तो 6 महीने पहले थी, लेकिन ये बता रही है वहाँ की जो सियासी हुकूमत है उसकी डिक्टेटरशिप, और उस डिक्टेटरशिप के ऊपर के खिलाफ जो है ये आज का प्रोटेस्ट जो हुआ सितंबर में। लेकिन इसकी दागबेल जो है ये काफ़ी अरसे से वहाँ डल रही थी। इस नौजवान की आप पैशन देखें, इसकी कन्विक्शन देखें, और ये एक नौजवान जो है ये फिर लाखों नौजवानों में जब कन्वर्ट हुआ तो नेपाल में तब्दीली आई। मैं इससे पहले कि मिडिल ईस्ट में इसराइल के बहुत बड़े हमले के ऊपर आऊँ, नेपाल के इस नौजवान की स्पीच आपको सुनवा देते हैं। ले जनाब, ये होती है उसने जो हुक्मरानों की करप्शन है उसके ऊपर बात की। उसने कहा यहाँ एक ख्वाब के साथ खड़ा हो, नया नया नेपाल बनाने का ख्वाब, मेरे दिल में उम्मीद जज्बे की आग जल रही है, दिल बोझल है क्योंकि ये ख्वाब हाथ से निकलता महसूस हुआ। उठो और चमको आने वाले नेपाल के नौजवानों, नेपाल हमारी माँ, इस मुल्क ने हमें जन्म दिया, पाला पोसरा, बदले में क्या मांगा, बस ईमानदारी, मेहनत, खिदमत। वहाँ की मैसिव करप्ट गवर्नमेंट के खिलाफ ये प्रोटेस्ट था बेसिकली। और उन्होंने कहा कि हम सियासी जमातों की खुद गर्ज खेलों में फंसे हुए, करप्शन ने ऐसा जाल बना दिया हमारे मुस्तकबिल की रोशनी बुझा रहा है। और नौजवानों को उन्होंने कहा तब्दीली, इस लड़के ने तब्दीली का नारा लगाया, ये जेन्युइन था। यहाँ पे इतने फेक नारे लगे हैं इस मुल्क के अंदर तब्दीली के कि उन नारों की वजह से इसलिए कुछ चेंज नहीं आई कि वो सारे फेक थे, वो सारे अपने इंटरेस्ट के लिए थे। वो एक एलीट अगर एक को करप्ट कहा तो वो दूसरी करप्ट एलीट यानी खुद को पेश किया उन्होंने आने के लिए कि चलो जी आपने अब करप्शन किया, अब हमें मौका दो करप्शन करने का। उसके बाद अगलों ने कहा हमें मौका दो। तो तब्दीली के नारे भी यहाँ जारी लगे पाकिस्तान में। ये लड़का जो है जेन्युइन बोल रहा था और यहाँ के नौजवान जो थे वहाँ की करप्ट पॉलिटिकल गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हुए और प्राइम मिनिस्टर को मजबूर किया रिजाइन करने में। मैं दोबारा क्विकली आऊँगा मिडल ईस्ट के ऊपर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर कमर चीमा। सर पहले तो ये बता दीजिए कि इसराइल के अंदर ये जो इसराइल ने जो अटैक किया है, मतलब ये तो उसने इंटरनेशनल नॉर्म्स को समझे कुछ नहीं, कतर तो बड़ा करीबी वो समझा जाता है उसके अमेरिका के। और जो क्लेम कर रहा है इसराइल, डिस्प्यूट क्लेम है कि वो कह रहे हैं इसराइल हमास के अहम तरीन रहनुमा को उन्होंने मार दिया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं मारा। लेकिन कतई नजर इसराइल ने आपके ख्याल में क्यों अटैक किया है? कतर ने आपको पता है हमेशा निगोशिएटिंग अपनी जो स्पेस दी है अमेरिकन को, हमास को और इन तमाम प्लेयर्स को। तो कतर एक इंपॉर्टेंट प्लेयर इस सेंस में था कि वो सबको कहता था है डायलॉग के लिए, इंगेजमेंट के लिए। लेकिन इसराइल ये समझता है क्योंकि उसने हमास को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया है, और हमास भले वो गजा के अंदर हो या बाकी जगहों पे जहां जहां मौजूद थी, उसका स्पेस और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो चुका है। तो वो समझते हैं कि हमें पॉलिटिकली भी जो इनका ऑफिसेस हैं वो टारगेट करना चाहिए। और कहा यह जा रहा है कि ये जो लोग बैठे हुए थे जो डायलॉग और इंगेजमेंट की बात कर रहे थे कि किसी तरीके इजराइल के साथ निगोशिएट हो सके, ये जो अमेरिका के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव स्टीव विटकॉफ हैं उन्हीं का पीस प्लान लेके बैठे हुए थे कि हमने किस तरह इजराइल के साथ चीजों को लेके चलना है, लेकिन इन्हीं को टारगेट कर दिया गया है।
सो मुझे लगता है कि इजराइल ये समझता होगा कि पहले ईरान ने तो हमला कर लिया कतर के ऊपर और कतर रिटेलिएट नहीं कर सका, हम भी हमला करेंगे तो रिटेलिएट नहीं कर लेकिन सकेगा। डॉक्टर साहब एक और बात उनको समझ नहीं आई कि देखें वहां पर हमास की जो क़यादत मौजूद थी, वो तो अमेरिका ने जो प्रपोजल दिया गजा में पीस का, सीज फायर का, उसके लिए बैठी हुई थी सोचो विचार के लिए, और क्लेम ये कर रहा है इसराइल के अहदेदार ये कर रहे हैं कि अमेरिका के अप्रूवल से अटैक हुआ है। तो समझ नहीं आया कि अमेरिका क्या चाह रहा है, इसराइल क्या कर रहा है, हो क्या रहा है वहां पे मिडिल ईस्ट पे। देखिए, आपको पता होगा कुछ अर्सा पहले ये बात की गई थी कि जो फ़लस्तीनी हैं वो गजा से निकल जाएं और उनको कोई अल्टरनेट स्पेस दी जाए। तो एक तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है और इस सिलसिले में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ अफ्रीकन जी। ममालिक के लीडर्स को भी बुलाया और कहा गया कि आप इनको लें, क्योंकि बहुत सारे जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो तो वहां से फ़लस्तीनियों को नहीं लेना चाहते। एक तो ये चीज़ है जिसको हम एथनिक क्लिनजिंग भी कहा जा रहा है। दूसरी बात यह है कि कुछ अर्सा पहले कतर को ये सिग्नल दिया गया था कि हमास की जो लीडरशिप है उनको यहाँ से निकाल दिया जाए। मैं समझता हूँ कि अगर अमेरिका खुलेआम ये कहता कि जो हमास की लीडरशिप को यहाँ से निकाल दिया जाए तो जारी बात है कतर इसको ऑनर करता और सर कहता कि एक ठीक है, बात हम बताइए डॉक्टर साहब, इसका मतलब इसराइल की तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई कि वो दुनिया के किसी मुल्क में भी टारगेट कर सकता है। ये तो ये नजर आ रहा है, उसने ईरान में घुस के मारा, उसने कतर में घुस के, वो जहां भी जा सकता है, ऐसे ही है। देखिए बिल्कुल जी, और आपको इस बात का भी पता होना चाहिए कि हमास की लीडरशिप तुर्की के अंदर भी मौजूद है। तो कल कलां को अगर तुर्की के अंदर भी वो अटैक करना चाहे तो वो कर सकता है। और आपने देखा सीरिया हो, लेबनान हो, इराक हो, कतर हो, ईरान हो, उनका पूरे अरब वर्ल्ड के अंदर जो इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली काम कर रहे हैं और जिसकी वजह से ये एक इनसिक्योरिटी विद इन दी अरब डॉक्टर वर्ल्ड साहब मौजूद है। थोड़ा ठीक है, थोड़ा आपसे हम जानना चाहेंगे नेपाल में क्या हुआ कि एक 4 दफा का प्राइम मिनिस्टर एकदम अवाम जो है उन्होंने इतनी जल्दी मुश्तिल होकर सिर्फ सोशल मीडिया क्रैकडाउन के ऊपर उसको उठा के बाहर फेंक दिया। हुआ क्या नेपाल में? देखिए कमरान साहब, आपको एक चीज समझनी चाहिए कि जब से नेपाल के अंदर कोविड के बाद चीजें बेहतर नहीं हो सकी और जो नेपाल के अंदर जो एक लार्जर चंक ऑफ पॉपुलेशन है वो यूथ है और तकरीबन 25% जो नेपाली हैं वो मुल्क से बाहर रहते हैं। अच्छा। और एक अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा सैलाब है वहां पे। तो एक जनरल फ्रस्ट्रेशन है विद इन नेपाल के अंदर, यूथ के अंदर, और वो समझते हैं कि डोमेस्टिकली भी जो लीडरशिप है वो हमारे लिए कोई रास्ते इख्तियार नहीं कर सकी। तो मैं समझता हूँ ये जो, और फिर देन उनके लिए जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर उनको भी बंद कर दिया जाए तो वो समझते हैं कि शायद हमें बिल्कुल ही डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से बाहर रखा गया है। और जो शर्मा ओली साहब जो हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी को लीड करते थे, वो क्योंकि आपको पता है जब से प्राइम मिनिस्टर बने वो कभी इंडिया भी नहीं गए। तो एक इनके बारे में ये, और उन्होंने बड़ा इंडिया आउट कैंपेन्स भी चलाई हैं और वो अक्सर इंडिया को पैगाम भी भेजा करते थे कि जो नेपाल है वो इंडिया की कॉलोनी नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि एक तरफ फ्रस्ट्रेशन है, दूसरी अच्छा, तरफ इसमें बताइए इंडिया का फैक्टर कितना हो सकता है कि इंडिया ने इंस्टिगेट किया हो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर का तख्ता उलटना, या आपको लगता है कि नहीं ये वहां के स्टूडेंट्स की एक ओरिजिनल और जिसे आप कहते हैं ना कि रूट्स की निकली हुई जेन्युइन तहरीक थी जो आई और इतनी जल्दी उसने रैप अप कर दिया हुकूमत को? देखिए मैं समझता हूँ कि ये जेन्युइन तहरीक लगती है। एक और जेन्युइन तहरीक में ये है कि इससे पहले एक शख्स था जिसका नाम है बुलंद शाह, जो कि एक म्यूजिक रैपर था जो गाने गाता था और ये कहता था कि यंग लोगों को बाहर आना चाहिए, उनको इलेक्शन लड़ने चाहिए, और ये जो पुराने लोग हैं जो पावर में रहे हैं बार बार यही नए चेहरे आते हैं। तो ये एक जेन्युइन तहरीक थी जिसमें लोगों, जैसे मैंने कहा, फ्रस्ट्रेशन मौजूद थी। लोग जो है वो महसूस करते थे कि वो डिसएडवेंचाइज्ड हैं, यंग लोगों को डिसीजन मेकिंग में नहीं लाया जाता। फिर उसमें यह है कि प्लेयर्स फायदा उठाते हैं। जैसे उन्होंने देखा कि इंडिया ये महसूस करता है कि शर्मा ओली जो है वो प्रो चाइना है और वो जब पावर में आए तो वो पहला विजिट उन्होंने चाइना का किया। इंडिया को इस चीज की आदत है कि मालदीव्स हो, नेपाल हो या बांग्लादेश हो या श्रीलंका, वहां पे जब लीडर्स पावर में आते थे वो पहले दौरे इंडिया का करते थे। लेकिन पिछले कुछ अरसे से हम देखते हैं कि श्रीलंका, नेपाल या बांग्लादेश, अभी जो नया सेटअप आया है, और मालदीव, यहाँ पे जब लीडर्स आए हैं तो उन्होंने पहला दौरा इंडिया का नहीं किया। तो इंडिया समझता है कि उसकी आपको लगता है कि नेपाल का जो नया रजीम है वो प्रो इंडियन नहीं होगा बल्कि वो या इंडिपेंडेंट होगा या प्रो चाइनीज ब्लॉक में जाएगा? मुझे ऐसे लगता है कि जो नेपाल का नया अपरेटस आएगा उसके ऊपर इंडिया की छाप तो होगी, लेकिन ये बिल्कुल वो लोग हैं जो नेपाल की सॉवरेनिटी को, इंडिपेंडेंस को क्लेम करना चाहते हैं और वो इंडिया को अलाउ नहीं करेंगे कि वो यहाँ पे अपने फुटप्रिंट्स। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर चीमा हमारे साथ मौजूद थे, मिडिल ईस्ट पे और नेपाल की सिचुएशन पे हमें बात बता रहे थे। बहुत वार्म वेलकम या जावेद लतीफ साहब।
हफीजुल्लाह न्याजी साहब, इरशाद भट्टी साहब। न्याजी साहब, आप देख, ये होती है तब्दीली कि करप्ट रजीम के खिलाफ कैसे अवाम खड़ी हो गई। उसमें ना खुदा ना खास्ता किसी ने फौजी अमलाक पे हमला किया, ना फौज पे हमला किया, ना फौज ने अवाम पे हमला किया। टोटल अवामी प्रोटेस्ट, और अवामी प्रोटेस्ट के जरिए यहां पे हुकूमत चेंज हो गई। तो हम यहां पर सुनते आ रहे हैं कई डेकेड से करप्ट हुक्मरान है, उनके खिलाफ हर पार्टी कहती है तब्दीली लेके आएंगे तब्दीली। कोई अवाम कभी यहां तब्दीली के लिए निकली ही नहीं बाहर जिस तरीके से निकलना चाहिए। क्या लेसन है हमारे लिए सर? शुक्रिया कामरान, मेरा ख्याल में जिस बात पे वो बाहर निकले हैं, मुझे नहीं पता कि नेपाल में इस तरह का माहौल जो है कब से जो है वजूद में आया, कब से जो है वो पनपा है, कितना बड़ा है। लेकिन हमारे यहाँ जिन चीज़ों पे वो बाहर निकले हैं ये 70 साल से बदर्ज तो मौजूद है, और हर दौर जो है पहले से बढ़ के होता है। और जिस दौर को भी ले ले, मैं आपसे को कंपेयर कर दूंगा कि इमरान खान का दौर है तो नवाज शरीफ साहब बढ़ के कैसे है, या बाकी कम पे थोड़ी बहुत उसके बाद, और पहले के दौर जो है पहले से बढ़ के क्या है कि नेपोटिज्म, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, करप्शन, यही। और जनरेशन कौन सी निकली है जिसको कहते हैं जनरेशन जी, यानी जनरेशन जेड कौन सी है कि 2012 जो 13 साल से लेकर 28 साल जो 13 साल से लेकर 28 साल की उम्र तक के लोग हैं, ठीक है जी। जो उससे पहले 2012 से पहले और 1997 जैसा कम पेश उसके बाद से देखें, क्राइसिस ये है कि पाकिस्तान जो है ना उसका ज़रा फ़र्क किस्म के हालात हैं। पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं, जिन्होंने लोग जो है सियासी तौर पे उनके साथ इन्वॉल्व हैं, वो मेरा नहीं ख्याल कि उनके ऊपर लोग निकलेंगे चाहे हालात किसी दर्जे तक ख़त्म हो जाए। हमने बहुत सारे दौरों में देखा है। लेकिन जब फ्रस्ट्रेशन होती है किसी मुल्क में तो फिर डरो उस वक्त के कि वो फ्रस्ट्रेशन में निकलती है, तो इस वजह से नहीं निकलेगी कि वो जो है वहाँ पे सियासी पार्टी के लिए एकदम आएगा कि जी फलां बिल्कुल नहीं निकलेगी। सही है। वो निकलेगी छोटे से इवेंट से निकलेगी, किसी वाक़े पे निकले, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर कोई वाक़ा हो जाएगा और वहाँ पे स्टूडेंट निकलेंगे और फिर धड़ाधड़ कराची से लेकर चतराल तक आग लग जाएगी, कुछ ये संभाला नहीं जाएगा। लेकिन मत भूलें कि आपने देखा कि नेपाल के अंदर एक इतला के मुताबिक 1/4 नेपाल जो था सड़कों पे था। अब देखते ये कोई मामूली बात है कि एक मीडिया रिपोर्ट थी कि मैं कल देख रहा था कि जी 1/4 नेपाल सड़कों पे था। अब किसी मुल्क में इतना बंदा निकला है, ये हमने पहले देखा है जी, ऑरेंज रेवोल्यूशन देखा है हमने, अरब स्प्रिंग्स देखी हैं, यही देखी हैं। अगर कोई बंदा पाकिस्तान के अंदर चंद हज़ार बंदे भी ना निकाल सके अपनी स्पोर्ट में, तो वो चाहे कोई वो गीदड़ भभकियत हो सकती है, खाम ख्याली हो सकती है, हालात कितने दगड़दू हो जाए, कितने ख़राब हो जाए। 2022 से ज़्यादा तो हमारे हालात, महंगाई नहीं आई ना। इमरान खान साहब के दौर से जो महंगाई शुरू हुई 2022 उसका अरूज था। इमरान खान साहब 30 लाख बंदा लाने में कामयाब हो गए थे 25 मई 2022 में, नहीं हुए थे। तो मेरा ख्याल है कि ये तो इस तरह का इनकलाब आने से रहा। लेकिन मैं एक जनरल कमेंट देता जाऊँ कि ये हालात जिससे हम नंबरद आजमा हैं, जो ये मॉडल जो 2018 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था और जिसको पूरी तरीके से जिसको इंट्रोड्यूस कर उसको नाफिज करने के लिए 2014 से जब आज़ादी मार्च शुरू हुआ और तहरीक कादरी इमरान खान साहब ने धरने दिए, उससे लेके आज तक जहां पहुंचे हैं, इसने पाकिस्तान को जिस सियासी अदम इस्तेकाम में धकेल रखा है, मेरी हकीकत बात नोट कर लें और लिख लें कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त 25 करोड़ लोग बंद गली में हैं। जो लोग मुक्तदरा जो कि बड़ी इत्मीनान के साथ इस निज़ाम को पालती रही है, पहले 2018 में एक RTS इंट्रोड्यूस कराया, फिर 2024 में 47 इंट्रोड्यूस कराया, एक ही चीज़ की डिट्टो कॉपी थे, एक ही तरह के रिजीम थे, इंटेंसिटी बढ़ गई थी जो बढ़नी है। अगला अगर 2029 का इलेक्शन अगर हो गया, इफ हो गया, तो मैं हकीकत यह है कि इससे भी बदतर होगा, और लेकिन सियासियत में इस्तेकाम भी इससे दो चंद होगा। मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर गौर खोज पड़ा चीज। सर आप ये कह रहे हैं 2029 में अगर इलेक्शन हो गया, ये क्या बात है यार? अगर पाकिस्तान समझ नहीं आपके हो गई 2029 में इलेक्शन होने कई दफा
मेरा ख्याल है कि RTS के बाद 47 जब आया है तो उसके बाद तो यही लगता है कि अब इलेक्शन की शायद जरूरत ही ना पेश आए, घर से बैठ के आपको रिजल्ट भिजवा दिया जाए। बड़ी इंटरेस्टिंग आपने एक बात कही मियां जवलती साहब, वो ये कह रहे हैं कि इस सिस्टम का पता ही नहीं चल रहा। नेपाल से बात शुरू हुई है कि पाकिस्तान में सिस्टम क्या है, तो बड़ा इस्तेहकाम आ रहा है अगर यूं देखा जाए, क्योंकि सब कुछ ठीक चल रहा है, अपोजिशन कोई नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन वैसे अदम इस्तेहकाम भी बहुत है। जो मैं समझूँ इनकी बात से, मतलब न्यायी साहब को भी सिस्टम समझ नहीं आ रहा। तो आपको समझ आया कुछ सिस्टम? मुझे तो पता है क्या है सिस्टम, लेकिन आपको कुछ समझ आया? वो कह रहे हैं सही सिस्टम नहीं है ये 70 साल। कामरान शाहिद साहब, बात यह है कि अगर मेरे लिए कोई चीज़ माफ़क है तो पूरी बाकी दुनिया के लिए माफ़क नहीं है, तो उसको ये मत सोचें, मत कहें। माशाल्लाह, क्या लॉजिक है मियां साहब, ये तो फिर कुछ यूनिवर्सल रियलिटीज भी होती है ना सर। मैं अर्ज़ कर दूं, एक मुझे मौका दें। जी जी। मैं ये करता हूं कि अभी बात आपने की है नेपाल के हवाले से। नेपाल हो, बांग्लादेश हो, पुराना ईरान हो, जहाँ कहीं ख़ास तौर पर मैं मुसलमान ममालिक की बात करने लगा हूँ, तो जहाँ कहीं अवाम के एहतजाज से, रद्द-ए-अमल से कहीं कोई तब्दीलियाँ आई हैं, तो वहाँ की अफवाज ने अगर सरेंडर किया है तो पाकिस्तान के और वहाँ के हालात इंटायरली डिफरेंट है। हमारी फ़ौज सरेंडर करने वाली नहीं है। उसकी वजह आपके हमसाया ममालिक के तल्लुकात, ख़ास तौर पे उन ममालिक के अपने दुश्मन पाले हुए या उनको विरासत में मिले हुए दुश्मन ममालिक कम थे, हमारे कुछ अपने बनाए हुए हैं। सर, कुछ विरासत करने की नौबत तो पता नहीं कब आएगी। तब आएगी जब कोई लाखों का मजमा कभी पाकिस्तान की 78 साल तारीख में निकला हो बाहर। आपके प्राइम मिनिस्टर चले गए, यहाँ से निकाल दिए गए, जला वतन हो गए, कोई बंदा बाहर निकला। भुट्टो साहब को जला दिया गया, फांसी हो दी, कोई बंदा बाहर निकला। वो पॉपुलर लीडर जो बना फिर रहे हैं फिलहाल तहरीक इंसाफ के, इमरान साहब, एक बंदा उनकी सुप्रीम कोर्ट की पेशी के बाहर निकल के बैठता। तो ये सर आप क्या बात कर रहे हैं? वो तो उसकी तो नौबत ही नहीं। हालांकि मुझे ही पता है, आपको भी पता तारीख का कि 77 के अंदर जब भुट्टो साहब ने मोर्चा लगवाया था लाहौर के अंदर, तो यहाँ ब्रिगेडियर रिजाइन कर दिया था कि अवाम पे गोली नहीं चलाएंगे। मैं एक कामरान साहब, सिवाय एक मुल्क के जिसका मैंने ईरान का जिक्र किया, वो एक लीडर की क़यादत में इनकलाब आया था। ठीक है। बाकी जगहों पे लीडर लेस तहरीकें चली हैं और कामयाब हुई। और रिसेंटली तो खासतौर पर बांग्लादेश और नेपाल वगैरह उन्होंने हासिल किए मकासद, ये ज़्यादा खौफनाक होती हैं। और ज़्यादा खौफनाक इस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि जहाँ आज नहीं, हम इससे अपनी सवाल ये नहीं है, वो तो आप तजिया कर रहे हैं, आप हुकूमत का भी हिस्सा है ना, वन वे और दी अदर वे। इस हुकूमत को खदशा है इस तरह के अवामी रिएक्शन का कभी भी? देखें, शहबाज साहब की हुकूमत, अगर आप ये कह देना कि बिल्कुल नहीं है तो गलत है। अच्छा है। मैं ये कहता हूँ कि जो पाकिस्तान के हालात हैं, आप ये देखें कि तीसरी जमात को जब वजूद में लाया गया था तो ये कहा गया था करप्शन बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है, जिसकी बुनियाद पे बाद में इनकलाब है। तो किसी जगह पे इनकलाब जब आता है तो ये बुनियादी चीज़ें होती हैं, ये बुनियादी जुज़ होते हैं, ये स्लोगन बुनियादी होते हैं। और जमातें भी नई बनाई जाती हैं तो इन्हीं स्लोगन पे बनाई जाती हैं। वो अलग बात है कि इक़्तिदार में आती हैं तो क्या करती हैं, ये भी हमने देख लिया। मगर क्या आज सैलाब है, सैलाब से जो तबाहकारियाँ हुई हैं, आपकी रियासत इस पोजीशन में है कि कल को ये सैलाब ख़त्म हो जाए तो उनके दुखों का मुदावा उस तरह रियासत कर पाए, जबकि रियासत एक माँ का दर्जा रखती है। माँ जो होती है वो अपनी औलाद के दुखों का मुदावा। आपको सर इस बात का मेरी सुन लेना। देखें, बहुत सी बेज़ाब्तगियाँ, बहुत सी नालायकियाँ, बहुत सी सुस्तियाँ बग़ैर मनसूबाबंदी के हम कई साल गुजार देते हैं। जिस तरह के 2022 में सैलाब आया और हमने सोचा कि आ गया है, चला गया है, इसके बाद कुछ नहीं होगा, जबकि मौसमाती तब्दीलियाँ जो थीं वो अलार्म कर रही थी आपको कि किसी वक्त फिर ये हादसा पेश है। हमने उसको वैसे उस तरह सीरियसली लिया नहीं, लेकिन चलें बहरहाल। हाँ, रियासत के जो मनसूबा साज होते हैं, अदारे होते हैं, जो आपके तजर्बाकार लोग होते हैं, ये एक विंग होता है, एक लोग बनाते हैं, मनसूबा करते हैं, जो हमारे यहाँ नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो नेपाल के हवाले से बात शुरू हुई थी कि देखें, खुदा ना करे ऐसा मौका आए कि हमारी अफवाज सरेंडर करे। मैं ये कहता हूँ, खुदा करे ऐसा मौका आ जाए कि हम अपनी गलतियों से सीखें। मैं ये कहता हूँ कि इमरान खान हो, जैद बकर हो, किसी के कहने पे वो तहरीक कामयाब नहीं होगी।
मगर लोगों के अंदर जो महरूमियां हैं, जो अंदर कमज़ोरियां उनको नज़र आती हैं, जो ज़्यादतियाँ नाइंसाफ़ियाँ उनको नज़र आती हैं, वो खुदा न खास्ता किसी वक्त आपका पॉइंट आ गया। अच्छा, बांग्लादेश और नेपाल दोनों मामले में फौज ने सरेंडर नहीं किया। बांग्लादेश के मामले में तो फौज ने हसीना वाजिद को नहीं मानी बात, गोलियां चलाने वाली, वो अवाम के साथ खड़ी होगी जाके। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं पुलिस की कन्फ्रंट्रेशन थी, अवाम के साथ फौज का नहीं था। और पाकिस्तान में आपने देख लिया कि इमरान खान ने टिल का जोर लगा लिया, अवाम फौज के खिलाफ नहीं निकली। 9 मई में तो कुछ हज़ार लोग थे। भट्टी साहब, पाकिस्तान में जो सिस्टम है, कुछ समझ आया आपको? कुछ जिस तरह न्यायी साहब ने फरमाया है, वो कह रहे हैं मौजूदा सिस्टम स्ट्रॉन्ग भी है लेकिन अदम इस्तेहकाम भी है। अभी अपने नेपाल के देख रहे हैं, जो सिचुएशन देख रहे हैं, तो पाकिस्तान के मुतालिक क्या आपकी राय है? पाकिस्तान किस तरफ चल रहा है इस वक्त, किस डगर पे है? मेरे भाई, अगर आपकी इजाज़त हो तो 2-4 जुमले जो इसराइल ने कतर पर हमला किया है, दोहा पर हमला किया, हमास रहनुमाओं पर हमला किया है। अब इसमें 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक चीज़ कि अमेरिका ने हमास रहनुमाओं पर हमले से, यानी अमेरिका को हमने हमास रहनुमाओं पर हमले से पहले, मतलब दोहा पर हमले से पहले, मतलब कतर पर हमले से पहले बताया था। इसराइल कह रहा है कि अमेरिका को बताया था, पेशगी इतला दी थी। और दूसरा कि अमेरिका ने हमास रहनुमाओं पर हमले में मदद फराम की, ये भी इसराइल कह रहा है। तो और हमला कहाँ हुआ है? दोहा पर। हमला कहाँ हुआ है? कतर पर। कतर क्या है? दूसरा अमेरिका अरब ममालिक में कतर क्या है? सबसे बड़ा हलीफ अमेरिका का। तो एक तो ये, दूसरा कि जब आप लबनान पर खामोश हो जाएंगे तो फिर यमन की बारी आएगी। जब यमन पर खामोश होंगे तो इराक और लीबिया की बारी आएगी। जब इराक और लीबिया पर खामोश होंगे तो ईरान की बारी आएगी। जब इन सारों पे खामोशी होगी और गज़ा पे खामोश होंगे, नस्ल कुशी पर खामोश होंगे, तो फिर कतर की बारी आएगी और फिर आगे बारी आएगी। अब बहुत सारे लोग हमारे, आज मैं सुन रहा था, बहुत सारे अमेरिका को कोस रहे थे, बहुत सारे इसराइल को भी। उनको क्यों कोस रहे हो? उनका तो एजेंडा बड़ा क्लियर है, वाजे है, वो तो अपने एजेंडे पे चल रहे हैं। ग्रेटर इसराइल का नक्शा, बाकी सब कुछ। कोसना है तो कोसो OIC को, अरब लीग को, मुस्लिम उम्मा को और तमाम मुसलमानों को, और थोड़ा बहुत अक़वाम मुत्तहिदा और इवन फ़लस्तीन की अथॉरिटी को भी, जिनकी तरफ से आज तक कभी कोई बयान ही नहीं आया गजा की। सर, फ़लस्तीनी अथॉरिटी का भी सुन लीजिए, फ़लस्तीनी अथॉरिटी का भी सुन लीजिए कि उन्होंने हर सहूलतकारी की, इसराइल की और अमेरिका की। अब अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में उनको वीज़ा ही नहीं मिले, जो महमूद अब्बास समेत 80 लोगों को वीज़ा नहीं मिले। तो कहने का मकसद ये कि जब आप सरेंडर करते जाएंगे, जब आप झुकते जाएंगे, जब आप ख़त्म होते जाएंगे, तो ये होना था, ये हुआ और आगे भी होगा। और दुनिया में अज़ल से अबद तक, मैं और आप कई मरतबा ऑफ द रिकॉर्ड भी बात करते हैं, अज़ल से अबद तक है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास ताकत है उसकी सिक्का चलता है। ठीक है। तो अब आ जाइए इस पर, ये जो नेपाल पर। जी, अब आ जाइए नेपाल पर। नेपाल भाई, त्यूनिस, एक हैरत अंगेज ममासलत आपको मिलती है कि त्यूनिस में कोई लीडर लेस चला सारा कुछ। एक लड़का जो है रेडी वाला, उस पर जुल्म हुआ और पूरा त्यूनिस बदल गया, ज़ैनुल आबिदीन को भागना पड़ा। बांग्लादेश में नौजवान, त्यूनिस में भी नौजवान, बांग्लादेश में भी नौजवान और नेपाल में भी नौजवान। तो हाँ, तो अब इसका मतलब है लीडरलेस, मतलब वहाँ लीडर्स मैटर नहीं किए और लीडर्स बेमानी हो गए और लीडर्स अपने अपने झगड़ों में लगे रहे, लीडर्स अपने अपने स्कोर सेटल करते रहे, लीडर्स अपनी अपनी सियासतें करते रहे, लीडर अपने अपने धंधों में लगे रहे। अब जो बड़ा एक ये पढ़ने वाला है और ये स्टडी करने वाला है नेपाल के, नेपाल में क्या था? करप्शन थी, लुटमार थी, चंदशाही खानदानों की हुक्मरानियाँ थी हर जगह, बेरोजगारी थी, गुर्बत थी, महंगाई थी, कर्जे थे, अदालतों ने इंसाफ देना छोड़ दिया था, सुनवाई का कोई एक प्लेटफॉर्म भी ना रहा। और जब ये सारा कुछ हो गया तो उसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोशल मीडिया पर पाबंदियां लगा दी, मतलब आज़ादी इज़हार राय को भी कंट्रोल करने की कोशिश की और फिर ये सारा कुछ पलट गया। अब पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान में अल्लाह इस फौज को कायम दायम रखे, मजबूत रखे, हमारा फ़ख्र है। बाकी पाकिस्तान में क्या है? बाकी पाकिस्तान में आप बताएं, कोई एक चीज़ मुझे बताएं जो नहीं है, जो इस वक्त हम लैक कर रहे, जो बल्कि कुछ इसमें से 5% ज़्यादा डालते जाएं तो यहाँ मौजूद है। क्या यहाँ करप्शन नहीं है? अक्रॉस द बोर्ड, किसी पार्टी का नाम नहीं, कोई जमात, कोई सर, अक्रॉस द बोर्ड
जिसको मौका मिला उसने लुटा, जिसको मौका मिला उसने करप्शन की। क्या यहाँ चंद शाही खानदानों का यह मुल्क नहीं रह गया है? क्या यहाँ बेरोजगारी नहीं है? क्या यहाँ गुर्बत नहीं है? क्या यहाँ महंगाई नहीं है? क्या कर्जे नहीं है? लेकिन भट्टी साहब अगर इतने करप्ट हैं यहाँ के शराफिया, भाई ये इस यहाँ की हुकूमतें, तो अवाम ने कभी प्रोटेस्ट नहीं किया इनके खिलाफ जिस तरह नेपाल में हुआ है? जी 9,500 अरब सिर्फ अभी कर्जा लिया है, अभी ये इसी साल में, और बाकी सारा छोड़े। क्या अदालतें यहाँ इंसाफ दे रही हैं? क्या सुनवाई नहीं हो रही? क्या किसी की कोई सुनवाई है किसी जगह पर? कोई गरीब आदमी की किसी महकमे में किसी जगह पे? कहीं भी नहीं। क्या पाबंदियां नहीं हैं? अब यहाँ मैं तो नहीं कभी भी ख्वाहिश करूंगा कि इस तरह का कोई लीडर लेस आया जो बहुत खतरनाक होता है प्रोटेस्ट। लेकिन जब आप बहुत एतमाद में आ जाते हैं, जब आप बहुत कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, जब आप बहुत ताकत में आ जाते हैं, तो फिर ये ज़हन में रखिएगा कि हर अरूज को जवाल है और हर जवाल को अरूज है। जो कल थे नागुज़ीर थे, आज वो कब्रिस्तान भरे पड़े हैं। जो आज हैं इन्होंने कल नहीं होना, जो कल होंगे उन्होंने परसों नहीं होना। तो ये जो साइकिल है इसको जब शहबाज शरीफ साहब इस वक्त ताकतवर प्राइम मिनिस्टर आपके ख्याल में? चले एकदम सवाल आया मेरे ज़हन में वैसे ही। आप देखिए शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। अगर वो ये जवेद लतीफ़ साहब अगर ये समझते हैं कि वो जमहूरियत की बुनियाद पर वज़ीर आज़म बने हैं तो बिल्कुल भी ताकतवर नहीं है। ताकतवर वो होता है जो असल अवामी नुमाइंदा होता है। ताकतवर वो होता है जिसके पीछे पार्लियामेंट उसके पीछे खड़ी है, जिसकी अदलिया आज़ाद हो। वो आप शहबाज शरीफ की जान के वैसे ही पीछे पड़े रहते हैं उनकी। मुझे एक बात बताएं, यहाँ पर जो इलेक्ट होके आए हैं ये बताएं चले, हम मान लें कि शहबाज साहब की आप विक्ट्री को असल नहीं समझ रहे, ओ भाई यहाँ पर जो इलेक्ट होके आए उनका क्या हुआ है? उनकी हरकतें ही ऐसी थी। क्यों जी न्यायी साहब साथ दे मेरा, और भैया जानती साहब भी देंगे। उनकी न्यायी साहब मोबाइल छोड़ दिया करें कभी जिंदगी में, तो जवानी में कभी हमने इतना मोबाइल नहीं देखा जितना आप माशाल्लाह मैच्योर एज में देखते हैं, और वो भी दीदा दिलेरी से देखते हैं कि जो मेरा करना कर लो, मैं लगाऊं मोबाइल पे जिसके साथ भी। लेकिन बहरहाल मैं ये कह रहा हूं, आपकी तवज्जो का तालिब हूं। भट्टी साहब कह रहे थे कि जी अगर शहबाज शरीफ साहब ताकतवर प्राइम मिनिस्टर नहीं है क्योंकि जालसाजी से आए। मैंने कहा यार शहबाज साहब की जान छोड़ें, आप जिन लोगों को कहते हैं कि जो सही तरीके से आए हैं उनके साथ क्या हुआ है यहाँ पे? उनकी हरकतें ऐसी थी। क्यों जी न्यायी साहब? वो तो नहीं उनके बारे में बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन बेचारों ने खुद नहीं कहा था कि मैं बेबस था। हाँ जी, बाद में कहा मुझे एक वोट लेना पड़ता है तो जाके कर्नल साहब को जो है मेहनत करनी पड़ती है। इमरान खान साहब से ये क्रेडिट पहले कौन छीन सकता है कि उन्होंने ये कॉन्फेशनल स्टेटमेंट कौम के सामने की है। मैं मोबाइल पे तो आपका प्रोग्राम देख रहा था, करीब से आप नजर नहीं आ रहे थे कि मेरे सामने नहीं साहब माफ कर दो, कैमरा लगा हुआ है तो देख रहे प्रोग्राम में बैठ के देख रहे, ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं न्यायी साहब। मुझे भट्टी साहब के साथ में बॉडी लैंग्वेज जलाल देखने जाता था कि अल्फाज के साथ इनका चेहरा और जिस्म वो साथ दे रहे हैं। मैं कैमरामैन को कहूंगा आपके लिए हमारा एक टीवी भी ले जाए ताकि आप देखते सामने। ठीक है, आप कुछ कहना चाहें न्याय साहब? एक रुक जाए, मियां साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं मैं एक अर्ज कर दूं, मुकम्मल कर लूं जी। जी सर। कि मियां साहब से माजरत के साथ देखें, बात यह है जी कि ये तो बात मेरे लिए बेशर्मी की होगी कि अगर मैं ये कहूँ कि शहबाज शरीफ का जो है निज़ाम हाइब्रिड है या इमरान खान का हाइब्रिड था और नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ का जेन्युइन है। मुनाफिकत मेरी कहाँ आएगी जब मैं दोनों में से एक को चुन लूंगा और एक को पास कर दूंगा? ये तो भट्टी साहब जवाब देंगे आपकी इस बात का। जिसमें अगर आपके अंदर मुनाफिकत नहीं है किसी की, मैं भट्टी साहब की नहीं, भट्टी साहब मेरे पास नहीं जवाब देंगे इस बात का, मैं ये नहीं कह रहा, उन्हें कह रहे हैं। क्या आपके तो फैल जो है मेरी से मुलाकात हो जाती है आपसे जो है बिल्कुल ठीक। तो जो भी है सिस्टम सर, ये कह रहा हूँ कि ये हकीकत देखें जी, जो पाकिस्तान जो पॉलिटिकल साइंस जानते हैं, जो सिस्टम जानते हैं, पाकिस्तान के 75 साल के निज़ाम से इसे जो है नबर्द आजमा है या देख रहे हैं या उसको भुगत चुके हैं या उसके बारे में मुशाहिदा कर चुके हैं। 2018 ता 2022 और 2024 ताहाल मुकीम इनके अंदर मेरा ख्याल यह है कि एक मुंह बराबर फर्क नहीं है। ठीक है, बाकी मर्जी है आपकी। अगर आपने इसके अंदर मैंने तहरीक इंसाफ की व्यूअरशिप लेनी है
और साथ कुछ ऐसा करना है कि भट्टी सर साहब छोड़े ने उनको, उन लोगों जिन्होंने तरीके साहब की बात नहीं हो रही अभी। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, ब्रेक पे जाते जाते जिन्होंने नहीं मेरी एक बात सुन ले, फिर ब्रेक पे जी नहीं सर, जो बंदे इस इन निज़ामों के साथ एक निज़ामों के साथ खेल रहे हैं, जो बंदे उस निज़ामों के साथ खेल रहे हैं, अगर भट्टी साहब उनका नाम नहीं ले सकते तो खुदा के वास्ते इमरान खान साहब की तारीफ या नवाज शरीफ साहब की बदतारीफ छोड़ दे। ये इसी में ये जवाब देंगे भट्टी साहब के इमरान खान की तारीफ, नवाज शरीफ साहब की बदतारीफ छोड़ दे। लेकिन मियां साहब ब्रेक पे जाने लगा, एक जुमला मैं एक अर्ज कर दूं, जो बात की जा रही है ना कि ये अवामी कुव्वत से आई हुई है शहबाज शरीफ की हुकूमत, न्याजी साहब कह रहे हैं कि क्या इमरान खान की अवामी कुव्वत से आई हुई थी। मैं दोनों को अगर एक ही पलड़े में डाल लूँ तो अवामी कुव्वत से जो आई हुई हुकूमतें होती हैं वो है नवाज शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो या जुल्फ़िकार अली भुट्टो। साहब की नहीं है? मैं एक सेकंड, इख्तलाफ होगा ना किसी को, मैं भी कर लेता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि क्या उनको आलमी कुव्वतें और यहाँ की ताकतवर शख्सियात मिल के उनके साथ सलूक क्या करती हैं ये भी देख लें। अवाम क्या सलूक करती है भी आप कह रहे हैं? अवाम लेके आती है, मगर यहाँ सलूक जो होता है वो भी देख। मैं आपको बताता हूँ, मैं ब्रेक में जा रहा हूँ, लेकिन मेरे प्यारे व्यूअर्स में आपको एक विशेष बात बता के जा रहा हूँ। ये जितने लोग लगे हुए हैं ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस सिस्टम की खिलाफ, इसकी मुखालफत करना, कोई इसको हाइब्रिड कह रहा है, कोई साइब्रिड कह रहा है, कोई पता नहीं कौन सा कह रहा है, मैं आपको ब्रेक के बाद आके बताऊंगा कि पाकिस्तान की अवाम इस सिस्टम के बारे में क्या सोचती है, पाकिस्तान की अवाम इस सिस्टम कैसे रिस्पॉन्ड करती है। और जब मैं आपको जवाब दूंगा ये तमाम लोग एक्सपोज हो जाएंगे जो भी बातें इधर से उधर घुमा रहे हैं, जो मेरे पैनल में भी है और पैनल से बाहर भी। ब्रेक लूंगा, उसके बाद बताता हूँ। तो जनाब मैं बता रहा था कि पाकिस्तान में इस सिस्टम के जितने भी क्रिटिक्स हैं वो ये बात सुन लें कि यहाँ पर क्योंकि अवाम कभी सड़कों पर नहीं आई प्रोटेस्ट करने, ख्वाह वो मार्शल लॉ रजीम्स हो या जो ये सिस्टम हाइब्रिड कहा जाता है, तो इसके अलावा क्या अस्यूम किया जा सकता है कि आज की डेट तक अवाम को कोई मसला नहीं सिस्टम के साथ। मियाँ साहब क्विकली आपने कहना, फिर भट्टी साहब ने बताना आपने बात। यार मतलब मुझे पता नहीं आप किस चीज़ का जवाब लेना चाहते हैं, कैसा जवाब आप लेना चाहते हैं। मैं ये कहता हूँ कि दुनिया भर में ये बात दुरुस्त है कि कोई नई जमात बनती है वो स्लोगन नारा उसका यही होता है करप्शन है जी, बेरोज़गारी है, महंगाई है, कर्ज़ों की दलदल में मुल्क फंस गया, हम आएंगे ये कर। और अगर कोई तहरीक चलती है तो वो भी इन्हीं इश्यूज़ पे चलती है। सही है। मगर जो तहरीकें कामयाब होती हैं दुनिया भर में मासवाए एक आध के, वो लीडरलेस ही होती हैं। जो हम बात करते हैं कि ताकतवर अदारे जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं, आपने कहा कि दो ममालिक में वहाँ अदारों का कोई रोल नहीं था, ठीक है, बात आप दुरुस्त कह रहे हैं, बल्कि अदारे अवाम के साथ खड़े हुए थे। यस। अब आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर दुनिया भर से जो पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें हैं और ख़ास तौर पे आपका हमसाया मुल्क जो है वो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के लिए किया जाए सर? उसका ये हल है कि आप बजाय इसके कि आप इंतज़ार करें कि कोई तहरीक चलेगी लीडरलेस तो हम फिर ये करेंगे, तो क्या करना चाहिए? आप ही की हुकूमत है, बताएं। मेरी बात सुने, हमारी जमात की हुकूमत हो किसी और जमात की हुकूमत हो, हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ रियासत है। ठीक है, रियासत को ख़तरा है, रियासत को ये ख़तरा है कि आप जो महरूमियाँ हैं उनको ड्रेस क्यों नहीं कर रहे। आप मुझे ये बताएं, कराची में एक बच्ची के ट्रक के नीचे आने से जो जलाओ गिराव हुआ था, क्या बच्ची की वजह से हुआ था? वहाँ जो लावा बन रहा था वो एकदम फटा। पाकिस्तान लावा उबलने से पहले कुछ कर लिया जाए, कर लेना चाहिए। और उसके लिए ये है कि जो पॉलिसी साज हैं, जो ताकतवर अदारे हैं, उनको आज और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की इंडिया के साथ जो जंग हुई उसमें जो अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को हासिल है, इसके होते हुए तमाम स्टेक होल्डर्स को एक छत के नीचे बैठाएं। और ख़ास तौर पर मैं ये कहूँगा, मैं अपने लीडर की वजह से नहीं कहूँगा, अपनी जमात के हेड की वजह से नहीं कहूँगा, एक नवाज शरीफ नाम है आपके पास जो तमाम स्टेक होल्डर को एक छत के नीचे इकट्ठा करके एक लाइन, एक डायरेक्शन दे सकता है। पॉलिटिक्स ये नहीं है इसमें, एक सेकंड, इसमें पॉलिटिक्स मेरे भाई नहीं है, इसमें पाकिस्तान की बका का मसला है, पाकिस्तान की बका का मसला है। भाई नवाज शरीफ साहब से नफरत करना और इमरान खान की तारीफ करना, ये भी तो कोई वो नहीं ना है भट्टी साहब।
पहली बात तो ये है कि मैं अपने प्यारे और बहुत ही प्यारे न्याजी भाई जो ज़ाती ज़िंदगी में जो चमुखी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं उनके लिए मैं दुआ गो उनके लिए। और दूसरी बात यह है कि जो वो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपका सवाल था कि क्या शहबाज शरीफ के ताकतवर हैं, मैंने उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 2018-2024 कुछ भी नहीं बदला। न्यायी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कुछ भी नहीं बदला, बल्कि दुख और तकलीफ़ की बात यह है कि वह पहले अगर बदतर था तो अब बदतरीन हुआ है। और दूसरा आपने कहा कि जो अवामी अवाम की से मुंतखब होके आए उन्होंने क्या कर लिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भुट्टो साहब अवामी नुमाइंदगी से आए और कहा मेरी कुर्सी मजबूत है। बहुत सारे अवामल जो भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ साजिशें हुई, लेकिन भुट्टो साहब का अपना किरदार भी तो देख लें। आज़ादी इज़हार राय के हवाले से, जमहूरियत के हवाले से, पार्लियामेंट की बालादस्ती के हवाले से साफ़ी जेलों में थे। जुनेजो साहब ने भी नारा मारा, जुनेजो साहब ने भी नारा मारा, लेकिन क्या जुनेजो साहब के पीछे नवाज शरीफ साहब या बाकी सारे खड़े हुए? नहीं खड़े हुए। नवाज शरीफ साहब ने भी कहा मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा और 2/3 अक्सरियत भी मिली। फिर नवाज शरीफ साहब का भी देख लें आप तर्ज अमल। इमरान खान साहब ने भी कहा तब्दीली आ नहीं रही, आ गई है, लेकिन इमरान खान साहब की टीम देख लें, उनकी गवर्नेंस परफॉर्मेंस देख लें। कौन डायरेक्शन देगा भट्टी साहब? और फिर जो सारे लीडर ही फेल हो गए। इस दुआ करें कि कोई डायरेक्शन देने वाला रह जाए, दुआ करें। मैं कह रहा हूं ना कि ये हम इस वक्त सब कुछ जो कुछ है वो सब कुछ अच्छा नहीं है। जब तक आप अपने बुनियादी मसाइल हल नहीं करेंगे, जब तक आप तय नहीं करेंगे कि आप कौन हैं, क्या करना चाहते हैं। यानी अब तो दुख ये है कि अब शहबाज शरीफ साहब एक्टिंग भी नहीं करते जमहूरियत पसंद होने की। अब तो दुख ये है कि कोई पर्दा रहने ही नहीं देते। तो जो अगर आप नहीं है जमहूरियत पसंद तो वो भी कोई हर्ज नहीं। सर आपका पॉइंट आ गया। अगर ये तो लेकिन जो कुछ आप हैं वही शो कर दें तो वही बड़ी बात होती है। यहाँ तो 2 नंबरी है, हर तरफ 2 नंबरी। न्यायी साहब ये सिस्टम अगर जमहूरियत पसंद नहीं भी है, ये तो फिर नवाज शरीफ साहब की कॉन्सेंट से चल रहा है ना। वो तो बड़े खुश है इस सिस्टम से, तो इसका मतलब जमहूरी होगा, क्योंकि वो तो जमहूरियत पसंद है। मियाँ साहब को तो मैं जमहूरियत पसंद मानता हूँ। कामरान साहब आपकी बातें अपने तौर पे बड़ी मुस्तनद हैं और उनके अंदर बड़ा एक वज़न है। मैं पहले तो मियाँ साहब की बात से जावेद लतीफ़ साहब की बात को एंडोर्स करता हूँ और उसमें से एक उसको मुख्तलिफ अंदाज से कहता हूँ कि खुदा के वास्ते इकट्ठे बैठ जाएं। ये इस वक्त पूरी जो एस्टेब्लिशमेंट है जिसको हम ताकतवर या मुक़तदरा कह रहे हैं, सारी सियासी जमातें और 25 करोड़ अवाम कामरान बंद गली में है। और पाकिस्तान जो है ये इन लोगों की ज़ातों का मरहून मिन्नत नहीं है, ये बहुत कीमती मुल्क है। खुदा के वास्ते अभी भी वक्त है कि सारे इकट्ठे बैठ जाए। क्या किया जाए? सही इल्तिजा की है, सजेस्ट करें ना क्या किया जाए? जो आप इकट्ठे बंदगली से निकले, किस तरह कौन सी बंदगली? कामरान मैं यकीन जानूँ कि कई कॉलम लिख चुका हूँ और हर कॉलम में ये सदा किया है कि मैं कहता हूँ कि नवाज शरीफ, इमरान खान साहब, आसिम मुनीर साहब सारी अपनी ज़ातें में नहा करते हैं कि हम शायद से रिटायर हो रहे हैं। अगर हमें गारंटी दो कि पाकिस्तान के अंदर आईनी हुकूमत कायम हो जाएगी और निज़ाम आगे इस तरह चलेगा, क्या फ़र्क पड़ता है? देखो कोई बंदा बहुत बड़ा बंदा आ जाए, आखिर का इजाज़त भी तो इसी मुल्क ने पैदा की है। बहुत बड़े बड़े लोग पैदा किए हमारे मुल्क में। ये 10 मई को हमें इसी पाकिस्तान ने ये जंग जीते, गैर मामूली। दूसरा ये कि भट्टी साहब ने जो बातें की हैं बहुत ही पते की हैं। मुझे सिर्फ शिकायत यह है कि आपने मुझे बताया था एक दफ़ा बड़े कान में राज में कि भट्टी साहब की दानिश्वरी में इजाफा नहीं हुआ, लेकिन खुदा जानता है कि आज मैं इतना इम्प्रेस्ड हूँ। अच्छा जी, तो जहाँ इम्प्रेस होना शुरू हुआ ब्रेक नहीं पड़ी थी आसमान पे जनाब। जिन लोगों ने 4 लाख पाकिस्तान के लिए लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, हिंदुस्तान को जो है वो मज़ा चखा रहे हैं, वो क्यों रिटायर हों? उनको तो भी पाकिस्तान को सर्व करना चाहिए। बाकी सियासी क़यादत जो है इसके मुतालिक मैं आके आपको बताता हूँ ज़रा मज़ीद एक ब्रेक के बाद। नेपाल के KP शर्मा ओली 4 बार प्राइम मिनिस्टर रहे थे। ये पाकिस्तान के सियासी हुक्मरान सुन लें। करप्शन के खिलाफ अवाम निकली और उसके बाद आप देखें क्या हुआ। तो इसलिए अपने हिसाब किताब में पॉलिटिशियंस को कह रहा हूँ अभी से ठीक कर लें कि आपकी अगर करप्शन है, अगर बेज़ाब्तगी है, अगर आप अवाम के राइट्स स्नब कर रहे हैं, मैं पॉलिटिशियंस से बात कर रहा हूँ ख़ासतौर पर इक़्तिदार में है, तो फिर देखें ये भी हो सकता है। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान एक स्टेबल रियासत है, इसलिए पाकिस्तान का वो मुकाम है कि जो दूसरे ममालिक नहीं, क्योंकि यहाँ की फ़ौज जो है
वो यूनाइटेड है और उसके खिलाफ जितनी बगावतें होने की कोशिश हुई, इवन सियासत की तरफ से भी, उसको इस फौज ने भी कुचल दिया और आवाम ने भी। कल तक इजाज़त।